हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास 5 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें उपनिधान की संविदा के आवश्यक तत्व देखेंगे। और कल हम लोगों ने देखा था कि उपनिधान की संविदा क्या होती है, उसके एग्जाम्पल देखे थे, डेफिनेशन देखी थी, बहुत अच्छे से बेसिक क्लियर हो गया था हमारा। और आज हम लोग देखेंगे कि उपनिधान की संविदा के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। ये सब हम लोगों ने कल देख लिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग कल वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, यानी इसका जो पार्ट 1 था, क्योंकि उसमें हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। आज इस क्लास में हम लोग एग्जाम्पल थोड़े कम डिस्कस करेंगे, हम लोग एसेंशियल एलिमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके। और अगर आप लोगों ने क्लास 5 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग पहले उसको देखिएगा और देन आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझा था कि उपनिधान की संविदा क्या होता है। आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इसके एसेंशियल एलिमेंट पे रहेगा। तो इसके 3 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। पहला आपका है वस्तु के कब्जे का परिधान, और दूसरा आपका है संविदा के अंतर्गत होना चाहिए, और इसके बाद किसी शर्त पर होना चाहिए। और इसको हम एग्जाम में इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक वैध उपनिधान के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, इसको अलग कर लीजिएगा। उपनिधान के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं कौन कौन से? माल या वस्तु के कब्जे का परिधान किया जाना, दूसरा क्या है कि ये जो है एक निश्चित संविदा के अंतर्गत होनी चाहिए, और तीसरा क्या है, किसी शर्त पर होना चाहिए। ये तीनों आवश्यक तत्व को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और अब हम इनको एग्जाम में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि माल या वस्तु के कब्जे का परिधान। इसमें लिखेंगे कि उपनिधान का प्रथम आवश्यक तत्व यह है कि एक व्यक्ति के द्वारा माल का कब्जा दूसरे व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। उपनिधान की संविदा का ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है कि यहाँ पर जब भी आप किसी चीज़ का उपनिधान करते हो, या जब भी किसी के साथ आपकी उपनिधान की संविदा होती है, तो उसमें आपका जो माल है, जो वस्तु है, उसका कब्जा यानी उसका पोजीशन किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाना आवश्यक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कोई सामान या कोई भी हमारा माल होता है, तो वो हमारे घर में जो रिलेटिव, रिश्तेदार, जो भाई बहन, माँ बाप होते हैं, ये क्या करते हैं, इस हैसियत से कि वो आपके भाई बहन है या आपके मेहमान है, इस हैसियत से आपकी किसी वस्तु या किसी सामान का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है, ये उपनिधान की संविदा नहीं होगी। तो वही इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि माल के कब्जे को देख रेख से भिन्न रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एक व्यक्ति नौकर या मेहमान की हैसियत से दूसरे की वस्तुओं का प्रयोग कर रहा हो, परंतु इससे ना तो उसे कब्जा मिलता है और ना ही इसमें कोई उपनिधान का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे नौकर आपकी किसी वस्तु की हिफाजत कर रहा है, किस हैसियत से कि वो आपका नौकर है और आपकी वस्तु का इस्तेमाल कर रहा है या फिर उसकी रक्षा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नौकर और आपके बीच में उपनिधान की संविदा का निर्माण नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि कब्जे में परिवर्तन होना चाहिए, मात्र अभिरक्षा से उपनिधान का सृजन नहीं होता है। यानी जिस भी वस्तु का उपनिधान कर रहे हो आप, तो उस वस्तु के कब्जे में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे वो वस्तु अभी आपके पास है, लेकिन जब आप उपनिधान करोगे तो वो वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति के पास चली जाएगी। ठीक है, यानी उसका कब्जा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आइए अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हमें ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस बात में क्या होता है कि एक महिला अपने कुछ जेवरात लेकर के सोनार के पास जाती है और वो उसको गला करके नए जेवरात बनाने के लिए कहती है। वो डेली दुकान में जाती है और सोनार का काम देखती है बैठ करके, और जैसे शाम होती है वो अधूरे जेवरात वापस उससे ले लेती है और वहीं पर एक बक्से में बंद करके ताला लगा देती है, और चाबी जो है वो अपने साथ लेकर के घर चली जाती है। ठीक है, और डेली सुबह आती है, फिर यही चीज़ ऐसे डेली करती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो जब सुबह आई, जब उसने बक्सा खोला तो देखा कि उसमें जेवरात तो है ही नहीं है। तो यहाँ पर अब इस सोनार को इस हानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि यहाँ पर उस महिला ने जो सोना है वो सोनार को नहीं दिया था। जैसे हम लोग कपड़े को ड्राई क्लीनर को देते हैं, जो कपड़े को क्लीन करता है, उस तरीके से इसने सोना जो है, जेवरात जो है पुराने, उसने सोनार को नहीं दिया था। वो क्या करती थी, बक्से में बंद करके उसमें ताला लगा देती थी और चाबी अपने पास रख लेती थी। तो इससे पता चला है कि जो वस्तु का कब्जा था वो उस महिला के पास ही था। ठीक है, तो यहाँ इनके बीच में उपनिधान की संविदा नहीं हुई थी, क्योंकि उपनिधान की संविदा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माल का दूसरे व्यक्ति को सौंपना, यानी दूसरे व्यक्ति को उस वस्तु का कब्जे का ट्रांसफ़र करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और इसके आगे लिखा है कि किसी के कमरे में बक्सा बंद कर रख देना, ये धारा 149 के अंतर्गत बक्से में की वस्तुओं को सौंपने की परिभाषा में नहीं आता है, याद रखना। ठीक है, अब ये धारा 149 क्या है? धारा 149 में दिया गया है कि उपनिहिति को परिधान किस प्रकार किया जाए, यानी जो वस्तु है, वस्तु के पोजीशन की डिलीवरी किस प्रकार से होनी चाहिए। ये दो तरीके बताए गए हैं इसमें। एक है वास्तविक परिधान यानी एक्चुअल डिलीवरी, और दूसरा है आणविक कब्जा यानी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। वास्तविक क्या होता है? जब आप किसी वस्तु का भौतिक कब्जा, ठीक है, यानी वास्तविक तौर पर जब अपनी किसी वस्तु का कब्जा आप किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपते हो। जैसे आप कपड़े की ड्राई क्लीनिंग कराने के लिए जब ले जाते हो तो वहाँ पर अपना जो कपड़ा होता है, जो कोट होता है, जो भी कपड़ा होता है, वो वास्तविक तौर पर उस दुकानदार को देते हो। ठीक है, और वहीं पर आणविक कब्जा क्या होता है कि आणविक कब्जे के रूप में जब अधिपत्य दिया जाता है तब माल अपने स्थान पर ही रहता है, परंतु कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिससे कि माल प्राप्त करने का अधिकार उपनिहिति को मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप अपनी कार जो है बेच रहे हो, किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया आपने कार, और कार जितने की भी हुई, सपोज 10 लाख की कार बिकी, अब दूसरे व्यक्ति ने आपको पैसे दे दिए, यानी पूरी तरीके से वो कार बेची जा चुकी है। अब उस कार में आपका कोई अधिकार नहीं है, अब उसमें कोई आपका स्वामित्व नहीं है। आपके पास पैसे आ चुके हैं, लेकिन जिसको आपने बेचा है वो कह रहा है कि अभी थोड़े दिन के लिए, 10 दिन के लिए तुम अपने पास रखो ये कार, अभी हम थोड़ा बाहर हैं, बिजी हैं, जिसकी वजह से हम अभी कार नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो कार रखी हुई है उस दूसरे व्यक्ति की, वो एक उपनिहिति के रूप में, ठीक है, वो एक उपनिधान के रूप में रखी हुई है। आप उसके मालिक नहीं हो, लेकिन फिर भी वो आपके कब्जे में है वस्तु। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो जिस प्रकार से वस्तु का डिलीवरी हुआ वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहा जाएगा। ठीक है, यानी दूसरे व्यक्ति ने आपको दी नहीं है कार आप ही के पास थी, लेकिन आपने काम किया एक ऐसा, क्या किया, आपने उस कार को बेच दिया। तो ओनरशिप आपने क्या करी, ट्रांसफ़र कर दी उसको। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो वस्तु है, अब वो मालिक के तौर पे नहीं हो आप, अब आप उस वस्तु के उपनिहिति के रूप में हो। ठीक है, किसके रूप में, उपनिहिति के रूप में। ओके, अब इसके आगे क्या लिखा है कि अतः इस प्रकार उपनिधान के निर्माण के लिए माल का कब्जा वास्तविक तौर पर उपनिधाता द्वारा उपनिहिति को दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप केस भी एक मेंशन कर सकते हो अगर आप अपने एग्जाम में आंसर लिखोगे। केस आपका स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मेनन मोहम्मद हाजी हसन का केस है, जो कि 1967 का केस है। इस केस में कहा जाता है कि उपनिधान के लिए माल का कब्जा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाना आवश्यक है। इससे माल का स्वामित्व तो अपने दाता के पास ही रहता है, लेकिन जो माल का कब्जा होता है वो उपनिहिति को दे दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये भी केस है, लास्ट केस है, और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत फेमस, बहुत अच्छा केस है, इसको भी एक बार समझिएगा आप लोग। इस केस में क्या होता है, ये जो वादी होता है ये एक रेस्टोरेंट में जाता है भोजन करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर बहुत फेमस रेस्टोरेंट भी होता है, और क्योंकि ये वादी जो है एक पुराना ग्राहक होता है, जिसकी वजह से एक वेटर आता है और इसके स्वागत में क्या करता है, इसका कोट जो है इसके कंधे से उतार लेता है, और वहीं पास में एक पीछे हुक होता है, वहाँ पे टांग देता है जा करके। और वादी जब भोजन करने के बाद उठकर चलने लगता है तो देखता है कि कोट गायब हो गया। ठीक है, वहाँ पर किसी ने चोरी कर लिया उस कोट को। अब यहाँ पर ये जो वेटर है उसने ऐसा काम तो केवल वादी के स्वागत में किया था, क्योंकि वो पुराना ग्राहक था, इस वजह से उसका स्वागत करने के चक्कर में उसने उसका कोट ले लिया था। लेकिन यहाँ पर न्यायालय के द्वारा ये निर्णय दिया गया कि इससे इनके बीच में उपनिधान का संबंध उत्पन्न हो गया था, और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट के मालिक थे उनको इस हानि के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। यहाँ पर जो वेटर था उसने कोट अपने कब्जे में लेकर के वादी को बेफिक्र कर दिया था कि कोट की सुरक्षा की फिक्र की जिम्मेदारी अब वो यानी वेटर ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वास्तविक रूप से माना गया कब्जे का ट्रांसफ़र। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका एसेंशियल एलिमेंट है वो है कि संविदा के अंतर्गत, यानी उपनिधान जो है एक संविदा के अंतर्गत दिया जाना चाहिए। अब दूसरा इसका आवश्यक तत्व क्या है कि माल किसी संविदा के अंतर्गत ही दिया जाना चाहिए, यानी जो वस्तु है, जिस वस्तु का परिधान किया जा रहा है वो एक संविदा के अंतर्गत होना चाहिए। जब एक व्यक्ति का माल किसी दूसरे व्यक्ति के पास बिना किसी संविदा के ही चला जाता है तो उसके संबंध धारा 148 की परिभाषा के अनुसार उपनिधान के नहीं होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ मैम कह रही हैं कि एक व्यक्ति का माल किसी दूसरे व्यक्ति के पास संविदा के साथ होना चाहिए। ठीक है, यानी बिना संविदा के अगर चला गया तो वो उपनिधान नहीं होगा,
क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी एग्जाम्पल ऐसे भी देखे होंगे जहाँ पर उपनिधाता और उपनिधि के बीच में कोई संविदा नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो उसके उपनिधि माने जाएंगे या उनके बीच में उपनिधान का संबंध जो है उत्पन्न होता है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हम आगे उसी को समझेंगे। तो यहाँ पर एक केस है, इससे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो केस है आपका राम गुलाम वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार का केस है। इस मामले में होता क्या है कि जो वादी होता है उसके कुछ गहने चोरी हो जाते हैं, ठीक है, वादी के कुछ गहने चोरी हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस उन चोरों को पकड़ लेती है और माल को बरामद कर लेती है। परंतु माल जब पुलिस के कब्जे में होते हैं तो फिर से वो चोरी हो जाते हैं और बाद में फिर पुलिस उन गहनों को बरामद ही नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर जो वादी होता है अपना, वो सरकार के ऊपर हानि के लिए दावा करता है कि यानी जो सरकार की जो पुलिस हैं, जो कर्मचारी हैं, इन्होंने माल को जब्त करा अपने पास और फिर इनके पास से चोरी हो गए, तो अब ये जो माल है ये सरकार हमको दे, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश सेठ, ये वादी के दावे को अस्वीकार कर देते हैं और वो क्या कहते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि जो उपनिहिती का दायित्व होता है वो संविदात्मक होता है, यानी उपनिहिती और उपनिधाता के बीच में अगर संविदा हुई है तभी जो है उपनिहिती उसके लिए उत्तरदायी होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी माल का कब्जा अगर संविदा के अंतर्गत किया गया है तब तो उपनिहिती उत्तरदायी होगा, अन्यथा वो नहीं होगा, ऐसा कहते हैं न्यायाधीश सेठ, ठीक है, जो कि केवल संविदा के अंतर्गत ही हो सकता है और संविदा के बिना नहीं। ओके, इस वाद में गहने सरकार के पास किसी संविदा के अंतर्गत नहीं आए थे, इसलिए सरकार गहनों की उपनीति नहीं थी, ऐसा इस केस में कहा जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पर आगे और भी आप लोग देखिएगा, परंतु आंग्ल विधि के अनुसार उपनिधान बिना किसी संविदा के ही हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो न्यायमूर्ति सैलेट हैं वो ये कहते हैं कि उपनिधान संविदा अधिनियम के अंतर्गत तभी आता है जब यह किसी संविदा में उत्पन्न हुआ हो, परंतु यह कहना सही नहीं है कि संविदा के बिना उपनिधान हो ही नहीं सकता। इस संबंध के लिए सहमति की भी आवश्यकता नहीं होती है। खोया हुआ माल पाने वाला व्यक्ति भी उपनिहिती हो सकता है। तो ऐसा इस मामले में कहा गया, ठीक है। तो इस समय ये है इसका नियम कि अगर कोई व्यक्ति खोया हुआ भी माल पा जाता है तो वो उसका एक उपनिहिती के रूप में होगा, क्योंकि उस वस्तु पर उसका कब्जा है। अगर उसको मालूम है कि इसका मालिक कौन है तो वो उस मालिक को ढूंढेगा और वस्तु को देगा, और जब तक वो उस वस्तु को नहीं देता है, उसके कब्जे में रहती है, तो वो एक उसका उपनिहिती के रूप में होगा, यानी उस वस्तु को देख रेख करेगा, बिल्कुल ऐसे कि जैसे वो वस्तु उसकी हो। अगर उसमें कुछ भी खर्च कर रहा है उसकी देख रेख सुरक्षा करने में, तो जब उसका मालिक मिलता है तो उस मालिक से वो खर्च अपना वसूल सकता है, ये उपनिहिती का अधिकार भी होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अगर संविदा के अंतर्गत हुआ है माल का परिधान तब भी उनके बीच में उपनिधान का संबंध होगा, अगर नहीं भी हुआ है तब भी इनके बीच में उपनिधान का संबंध होगा। ओके, चलिए अपना जो नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट हमारा, किसी शर्त पर, यानी जो उपनिधान है वो किसी शर्त पर होना चाहिए। ये तीसरा आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट है। माल का उपनिधान सदैव ही किसी उद्देश्य के लिए होता है और इसमें यह शर्त रहती है कि जब उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो माल उपनिधाता को या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल भी डिस्कस किए हुए थे बहुत सारे। जैसे सपोज़ आप एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम सेंटर पे मोबाइल लेकर के जाते हो, तो अब एग्ज़ाम हॉल में तो क्योंकि मोबाइल लेकर के जा नहीं सकते, तो वहाँ पर क्या करते हो, आप अपना मोबाइल काउंटर पे वहाँ पे नीचे डिपॉजिट कर देते हो, ठीक है। और वहाँ पे आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों डिपॉजिट कर रहे हो, माल जो आपका मोबाइल है वो क्यों आप काउंटर पे दे रहे हो। आपका एक उद्देश्य है कि जब तक आप एग्ज़ाम दोगे हॉल में तब तक आपके मोबाइल की हिफाजत जो है वो व्यक्ति करेगा, और जैसे ही आपका उद्देश्य पूरा हो जाता है, यानी आप अपने एग्ज़ाम दे करके वापस आ जाते हो, वैसे ही आप अपना जो मोबाइल है उससे ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप भी ले सकते हो मोबाइल, या आप अपने दोस्त को भी कह सकते हो कि आप मोबाइल ले लो, ठीक है, जाकर के, तब तक मैं अपना गाड़ी निकालता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि उपनिधान की संविदा के लिए ये ज़रूरी है कि वो एक निश्चित उद्देश्य के लिए होना चाहिए, और इस शर्त पर होना चाहिए कि जैसे ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा माल जो है उपनिधाता वापस प्राप्त कर लेगा, खुद स्वयं या फिर किसी अन्य व्यक्ति को वापस दे दिया जाएगा।
और इसके बाद आप ये लिख सकते हो कि यही आवश्यक तत्व उपनिधान की संविदा को विक्रय तथा दान की संविदा से पृथक बनाता है, यानी भिन्न करता है या अलग करता है। विक्रय तथा दान की संविदा में वस्तु का परिधान स्थायी रूप से होता है, परंतु उपनिधान की संविदा में वस्तु का परिधान अस्थायी रूप से होता है। अस्थायी रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए इस शर्त पर होता है कि जब ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो ये वस्तु उपनिधाता को लौटा दी जाएगी, ठीक है। और लेकिन विक्रय और दान में क्या होता है, विक्रय में आप पैसे लेते हो और उसके बदले में स्थायी रूप से अपनी जो संपत्ति है, जो वस्तु होता है, उसको बेच देते हो, ठीक है। उसके कब्जा और ओनरशिप दोनों चीज़ आप दे देते हो, ओके। दान में क्या होता है, आप पैसे तो नहीं लेते हो लेकिन फिर भी आप अपनी वस्तु का दान करते हो, यानी उसका कब्जा भी दे देते हो दूसरे व्यक्ति को और उसका मालिकाना हक यानी स्वामित्व भी उसको दे देते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि उपनिधान की संविदा में वस्तु या तो उसी रूप में स्वामी को लौटा दी जाती है, या अगर वस्तु के परिवर्तन के उद्देश्य से वस्तु का अंतरण हुआ है तो वो वस्तु परिवर्तित रूप में लौटा दी जाती है। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि जैसे दर्जी को आप कपड़ा देते हो, सपोज 1-2 मीटर कपड़े देते हो कुछ भी बनाने के लिए, तो वो कपड़ा आपको नहीं देगा, आपको वो वस्तु बना करके देगा, जो भी पैंट शर्ट बनवाना है आपको। जैसे सोनार को आप जब सोना देते हो तो वो आपको नए गहने बना करके देता है, वहाँ पे परिवर्तित रूप में आपको वापस करता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि हम बैंक में जो भी रुपया जमा करते हैं तो वो एक उपनिधान के रूप में नहीं होता है, क्योंकि बैंक हमें वही नोट नहीं देती है जो हम बैंक को देते हैं, ओके। तो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपकी क्लास 5 में जो पार्ट 1 पार्ट 2 में जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, उपनिधान की संविदा के आवश्यक तत्व और इनकी परिभाषा, उनसे रिलेटेड कुछ MCQ हैं। आइए उनको देख लेते हैं और आप सभी लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि इन क्वेश्चन में से कितने आंसर आपके करेक्ट थे, ओके। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में उपनिधान, उपनिधाता और उपनीति को परिभाषित किया है। ये हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इसका सही जवाब दोगे। पहला आपका ऑप्शन है धारा 128, धारा 148 या धारा 149 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है धारा 148। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। इसका बी करेक्ट आंसर है धारा 148 में उपनिधान, उपनिधाता और उपनीति तीनों की परिभाषा दी गई है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिधाता से क्या तात्पर्य है, यानी उपनिधाता ने बेलर कौन होता है, बेलर से क्या तात्पर्य है। तो माल का परिधान करने वाला व्यक्ति, या ऑप्शन बी वह व्यक्ति जिसको वह परिधान किया जाता है, यानी माल परिधान किया जाता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए नंबर है, माल का परिधान करने वाला व्यक्ति। माल का जो व्यक्ति परिधान करता है, डिलीवरी करता है, वो आपका उपनिधाता होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि उपनिधान किस प्रकार की संपत्ति का हो सकता है, किस प्रकार की संपत्ति का उपनिधान हो सकता है। जंगम या चल संपत्ति जिसको मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, या फिर स्थायी या अचल संपत्ति, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो उपनिधान होता है वो आपका जंगम यानी चल संपत्ति का होता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से असत्य कथन, यानी आपको बताना है इसमें कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो पहला ऑप्शन ए है कि इसमें यानी उपनिधान में वस्तु का स्वामित्व एक व्यक्ति में होता है और उसका कब्जा किसी अन्य व्यक्ति के पास रहता है। तो ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के द्वारा माल का कब्जा दूसरे व्यक्ति को कुछ निश्चित समय के लिए दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका है माल का परिधान सदैव। यहाँ पे आप लोगों को बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, आप लोग उसको अवॉइड करिएगा क्योंकि अभी रात हो चुकी है और जिसकी वजह से जो गली के जो कुत्ते होते हैं वो भौंक रहे हैं, ठीक है। तो चलिए उसको छोड़िए, आवाज़ को आप लोग यहाँ पे फोकस करिए। इसका जो सी ऑप्शन है वो है कि माल का उपनिधान सदैव ही किसी उद्देश्य के लिए होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हमने पढ़ा ऊपर की जो तीनों ऑप्शन है वो सारे सही हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं, ओके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उपनिधान का आवश्यक तत्व है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। माल या वस्तु के कब्जे का परिधान या संविदा के अंतर्गत, उपनिधान यानी संविदा के अंतर्गत होना चाहिए, किसी शर्त पर होना चाहिए, उपरोक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, उपरोक्त में से सभी। ये तीनों आपके इसके आवश्यक तत्व हैं, ओके। तो यहाँ से आपका फिनिश हो गया। तो उम्मीद है कि जितने भी हम लोगों ने MCQ डिस्कस किए सारे आपको आंसर इनके आ रहे होंगे। अगर 5 आंसर आपने सही दिए हैं तो इसका मतलब है कि आपने अच्छे से समझा है, ठीक है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नेक्स्ट किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में उसके लिए भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ओके।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।